Today we discuss about the series of the experiments of Faraday and Henry। हम जानते हैं कि फेराडे और हेनरी ने इंडिपेंडेंटली रिस्पेक्टिवली यूएसए में और इंग्लैंड में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कवरी की। उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए ड्यूरिंग 1830-1831। आज हम ये एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। फेराडे और हेनरी ने कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उनमें से जो 2-3 एक्सपेरिमेंट ये बेजिक एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ एक कॉइल है C1 जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड किया है और ये मैग्नेट है। मान लो कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ये कॉइल की साइड में हम उसे एक्सटर्नल वर्क से मोशन करा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये मैग्नेट मोशन करता है तो ये कॉइल में करंट इंड्यूस होता है और हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। अगर हम ये मैग्नेट को रिवर्स करके उसके साउथ पोल को ये कॉइल की साइड रखेंगे और बाद में मोशन कराएंगे तो भी ये कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। और अगर ये मैग्नेट है उसको हम रेस्ट में रखकर ये कॉइल को ये मैग्नेट की साइड या मैग्नेट के फार अवे अगर मोशन कराएंगे तो ऐसे में भी कॉइल में यह करंट इंड्यूस होता है। यानी कि ये अगर कॉइल को रेस्ट में रखकर मैग्नेट को मोशन कराए या मैग्नेट को रेस्ट में रखकर कॉइल को मोशन कराए, ऐसे में करंट इंड्यूस होता है। और अगर ये मैग्नेट की हम मोशन जो और स्पीड से कराए तो ऐसे में करंट भी ज़्यादा इंक्रीज होता है और ज़्यादा करंट इंड्यूस होता है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट से ये बात साफ होती है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तब करंट इंड्यूस होता है। अब ये दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने ये बार मैग्नेट जो था पहले एक्सपेरिमेंट में उसको कॉइल C2 से रिप्लेस कर दिया और ये कॉइल C2 को हमने बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया और इसमें स्टेडी करंट I फ्लो हो रहा है। अब अगर हम C1 कॉइल को मोशन कराए, ये C1 को ये C2 के टूवर्ड्स या फार अवे मोशन कराए तो ऐसे में ये कॉइल C1 में करंट इंड्यूस होता रहा है। ये भी बता रहा है कि ये कॉइल C2 में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है। और अगर हम C1 कॉइल को और फास्टर स्पीड से मोशन कराएंगे तो करंट ज़्यादा इंड्यूस होता है। यह पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट दोनों कॉइल की या कॉइल और बार मैग्नेट की रिलेटिव मोशन को इन्वॉल्व करता है। लेकिन फेराडे ने अपने जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करके देखा कि किसी भी टाइप की मोशन ये करंट जो इंड्यूस होता है उसके लिए कोई एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट नहीं, अगर ऐसी कोई मोशन ना हो तो भी करंट इंड्यूस होता है। आइए ये हम तीसरे एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि कोई भी मोशन ना हो तो भी करंट इंड्यूस होता है। यहाँ जो कॉइल C1 है उसको गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट की है और कॉइल C2 है उसको ये बैटरी के साथ टैपिंग की के साथ कनेक्टेड की है। और अगर ये की को क्लोज कर दिया जाए तो ये गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होता है और बाद में यह सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और यह गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तुरंत ही जीरो हो जाता है। और बाद में अगर किसी भी टाइम ये टैपिंग की को रिलीज कर दिया जाए तो ऐसे में भी ये गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होता है और बाद में तुरंत जीरो हो जाता है। यानी कि जब भी ये टैपिंग की को ओपन या क्लोज किया जाता है तब ये गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन होता है। बाद में अगर स्टेडी करंट फ्लो हो तो ये कॉइल C1 में करंट इंड्यूस नहीं होता, सिर्फ जब भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है तब ये करंट इंड्यूस होता है। ये तीसरा एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि कॉइल या मैग्नेट की किसी भी रिलेटिव मोशन की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मोशन हो तो भी करंट इंड्यूस होता है, लेकिन मोशन ना हो
लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज हो तो भी करंट इंड्यूस होता है। ये बात का यूज करके ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके फैराडे ने अपने फैराडे लॉ डिराइव किया और उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।